हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स, संपूर्ण फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट नंबर प्रकाश। आखिर प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। प्रकाश होता है वो कि जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, स्रोत है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनर्जी है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी सतह पर प्रकाश आया, परावर्तित हुआ, फिर हमारी आंखों पर पड़ा, तब हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं। मान लीजिए इस वस्तु को देखना है तो यहाँ से लाइट आना चाहिए इस वस्तु पर, तब हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब कि जिससे प्रकाश निकले, जिससे प्रकाश निकले। जैसे प्रकाश किससे निकलता है, सूर्य से निकलता है, सबसे बड़ा तो वही है सूर्य। तो प्रकाश का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट सूर्य को कह सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रकाश का स्रोत। अब देखते हैं कि बॉडी दो प्रकार की होती है, वस्तुएं दो प्रकार की होती है, जिसके से प्रकाश निकलता है और जिससे प्रकाश नहीं निकलता। एक होता है लुमिनस, प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, एक अप्रदीप्त वस्तुएं। इसमें दोनों में फर्क ये है, जो खुद से जले, मतलब खुद प्रकाश दे, उसे प्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त जो जिसमें प्रकाश ही ना हो। जैसे प्रदीप्त में हो जाएगा सूर्य, तारे, और अप्रदीप्त में हो जाएगा चंद्रमा, पृथ्वी। तो दोस्त, हम सीख लिए बॉडी कितने प्रकार की होती है, किस आधार पर, जिस आधार पर मतलब कि प्रकाश निकले। तो एक में प्रकाश निकलता है अपने आप, एक में प्रकाश नहीं निकलता है। चंद्रमा ऐसा है जैसे लगता है कि वो चमकता है, लेकिन वो खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्शन का नियम होता है, इसलिए चंद्रमा का होता है, चमकता है। तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। अब हम देखेंगे प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। इसका मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश के समूह को ही कहते हैं पुंज, प्रकाश के समूह को ही कहते हैं पुंज। प्रकाश के समूह को कहते हैं किरण पुंज। और एक किरण पुंज तीन तरह का होता है। एक किरण पुंज, प्रकाश के किरण तीन तरह से गमन कर सकता है। एक गमन करता है सीधी रेखा में, एक दूसरे के समानांतर, एक गमन करता है समानांतर, एक गमन करता है किसी रेखा पर, किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है, एक ऐसा गमन करता है कि एक बिंदु से निकलकर चारों रेखा हो जाता है, फैल जाता है। ऐसा हम कहाँ कहाँ देखें, ये सूर्य का प्रकाश होता है जो एक समानांतर किरण होता है। सूर्य के प्रकाश में किरण पुंज क्या होते हैं, समानांतर चलते हैं। हम टॉर्च मारते हैं, जो क्या होता है, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। और ये क्या है, अभिसारी, कन्वर्जिंग, ये क्या है, डाइवर्जिंग। इस पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट एंड कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। तीनों में फर्क है, एक समानांतर जाता है, एक एक बिंदु पर मिलता है, और एक बिंदु से एक चारों रेखा होता है, फैलता है।
तो अब हम सीख लिए किरण पुंज के बारे में, आगे हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं जिससे हम प्रकाश गुजरता है, यानी प्रकाश जिससे पार कर सकता है। एक वस्तु ऐसा होता है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है, प्रकाश की लाइट, यानी लाइट क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है। एक ऐसा होता है उसके बाद प्रकाश उसके दूसरे पार नहीं जा सकता है। और तीसरा ऐसा होता है कि इसमें लाइट तो जाती है लेकिन थोड़ा बहुत जाती है, थोड़ा बहुत। तो तीनों में अंतर है। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ऐसा वस्तु होता है जो लाइट को पूर्ण रूप से पार कर देता है, और ऑप्टिक यानी अपारदर्शी ऐसा है जो लाइट को रोकता है, और पारभासी ऐसा है जो लाइट को थोड़ा बहुत पास करता है। तो इसका हम एग्जांपल ले लेंगे कांच, ग्लास। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, बेंच, कुर्सी। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं तैलीय, कागज। बस यही वस्तुओं के बारे में पढ़ने। और आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। आगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है। फर्स्ट नंबर प्रकाश का परावर्तन होता है एक चिकना सतह पर। सतह कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, वहां प्रकाश का परावर्तन का नियम लगेगा। और प्रकाश के परावर्तन हम देखते हैं तीन तरह का किरण। पहला किरण होता है आपतित किरण, और दूसरा का होता है परावर्तित। और तीसरा का किरण नहीं होता है, बस उस पर हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, जो जहां से आपतित किरण और परावर्तित किरण गुजरता है। तब देखते हैं कि लंब डालते हैं तो दोनों के बीच में कोण बनता है। किसके किसके, आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोण बनता है, जैसे हम थीटा आई यानी आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। एंड परावर्तित किरण और अविलंब के बीच कोण बनता है जैसे थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। अब इसका नियम पढ़ेंगे कि भाई आखिर क्या नियम होता है परावर्तन का नियम। परावर्तन का दो नियम होता है। आज हम देखते हैं परावर्तन के दो नियम। अब देखते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम, आखिर नियम क्या है। फर्स्ट इसका नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अविलंब, यह अविलंब डाला गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही पॉइंट पर है या एक ही तल पे। फर्स्ट नंबर ये है। और सेकेंड नंबर है कि थीटा आई इक्वल टू थीटा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट एंगल दोनों इक्वल होता है। जैसे परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश का परावर्तन का नियम फर्स्ट नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों वन प्लेन या एक ही तल में होता है। और रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है, यानी परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। आइए, समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, वस्तु रखा है, यहाँ इमेज बन रहा है। इमेज यानी वस्तु और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही है कि जितना समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा दिखेगा। यानी फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है कि h बराबर h। h मतलब किसका हाइट है, ऑब्जेक्ट का, और h डैश मतलब किसका हाइट है, इमेज का। यानी वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट का होता है बराबर। सेकेंड नंबर है कि वस्तु जितनी दूरी पर होगा, वस्तु दूरी मान लेते हैं u, प्रतिबिंब दूरी मान लेते हैं v, दोनों इक्वल हो रहा है।
यानी u बराबर v, यानी दोनों दूरी का होंगे बराबर होंगे। तो अब हम देखते हैं वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर हो गया। और कोई मान ले इसमें एक और होता है नियम, इसका लेफ्ट उसका राइट, यानी इसका लेफ्ट इसके राइट के बराबर होगा, यानी इसका दायां भाग बायां और बायां भाग लेफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्श्व प्रक्रम, पार्श्व प्रक्रम मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं लेटरल फॉर्मेशन। तो पार्श्व प्रक्रम क्या होता है, जिसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखता है। और देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होता है v1 वेग से चलता है, कोई ऑब्जेक्ट v1 वेग से चल रहा है और इधर से भी ऑब्जेक्ट v1 वेग से चल रहा है। ऑब्जेक्ट v1 वेग से, तो यहां से देखेंगे कि इमेज भी v1 वेग से चलेगा, यानी ऑब्जेक्ट v1 से तो इमेज भी किस वेग से चलेगा। लेकिन हम कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इमेज कितना वेग से चलेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है वस्तु के सापेक्ष इसके तुलना करेंगे कि ये कितना वेग से, तो हम दौड़ेंगे तो वस्तु भी दौड़ेगा, दोनों का वेलोसिटी का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2v1 से चलेगा। शुरुआत में दोनों का वेग ऐसे देखा जाए तो दोनों का वेग एक ही होता है, लेकिन हम अपना वेग क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि हम भी दौड़ते हैं और हमारा वेग भी जुड़ जाता है इमेज में, इसलिए इमेज का वेग कितना हो जाता है 2v हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाता है। तो समतल दर्पण का प्रॉपर्टीज यही है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि समतल दर्पण में जितना वस्तु का हाइट होता है उतना ही प्रतिबिंब का हाइट होता है, जितना दूर वस्तु होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी होती है। और इसका लेफ्ट इसका राइट बराबर होता है, इसका राइट इसका लेफ्ट बराबर होता है। और ये दर्पण के पीछे बनता है, इसका इमेज दर्पण के पीछे बनता है। जो पीछे बनता है इमेज दर्पण के जो पीछे बनता है उसे कहते हैं आभासी, उसे कहते हैं आभासी इमेज, यानी आभास जो पीछे बनेगा उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो इमेज पीछे बने उसे क्या कहते हैं वर्चुअल। तो प्रॉपर्टीज हम देख लिए, अब आगे देखते हैं। चल मत करिए, चल हम देखते हैं कि दो मिरर है, फर्स्ट मिरर एंड सेकंड मिरर, दो प्लेन मिरर और दोनों प्लेन मिरर के बीच एंगल कितना डिग्री है, थीटा डिग्री। मान लीजिए दोनों के बीच कितना है, दोनों के बीच एंगल बीच का कोण थीटा है। तो अब देखेंगे कि इसका इमेज कितना बनेगा। देखते हैं सैलून में कि भाई पीछे आगे पीछे बहुत बनता है इमेज, तो इसका इमेज की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, किस फार्मूला से निकलेगा। इसका फार्मूला होता है 360 बटा थीटा। इमेज का फार्मूला होता है 360 बटा थीटा। अब आगे प्रोसेस इसमें दो है। जब हम 360 बटा थीटा ले, मान थीटा के मान हम कुछ 30 लेंगे, थीटा के मान 45 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक दो निकाल कर देखेंगे, मान लें थीटा का मान 30 ले रहे हैं तो 312 यानी कितना आएगा 12 इमेज। लेकिन 12 नहीं होगा, हमेशा इमेज की संख्या किस में होगा, ऑड नंबर में होगा। यानी इमेज कैसे बनेगा, विषम संख्या। अब विषम संख्या एक कम हो जाएगा, यानी कितना इमेज बनेगा, वो 11 इमेज बनेगा। यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितना आएगा 11। मान लेते हैं हम एक और देखते हैं, थीटा कितना ले रहे हैं 45 डिग्री, 360 बटा थीटा। यही होता है फॉर्मूला, 45 रख देते हैं इमेज की संख्या, तो कटेगा कितने मदद में 8 मदद में, 8 मदद में कटेगा, यानी कितना आ गया 8। लेकिन 8 इमेज की संख्या नहीं होगा, इमेज की संख्या एक कम होगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है इमेज विषम संख्या होता है। इमेज हमेशा फॉर्मेशन किस में होता है, विषम संख्या में। तो मान लेते हैं हम 60 लेते हैं एक बार, तो 360 बटा
360/60 कट के आएगा 6, ये भी वही 6 आया तो कितना हो जाएगा 5 होगा विषम संख्या। और जो विषम संख्या रहेगा वही होगा, मतलब विषम कट कर विषम संख्या आ जाए 360/θ कट के क्या आ जाए विषम आ जाए तो वही रहेगा, या सम आए तो तब भी विषम होगा। तो अब हम पता कर लिए कि दो गो मिरर एक दूसरे पर थीटा कोण बनाते हैं तो कितना इमेज का फॉर्मेशन होता है, वह प्रतिबिंबों की संख्या कितना होता है। तो फार्मूला हम पढ़ लिए, फार्मूला होता है 360/θ, इमेज की संख्या बराबर 360/θ। बस आगे और देखिए। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पहला नंबर एक स्फीयर का एक भाग होता है, एक खोखला स्फीयर होता है जो इसके चारों बीच में भी खोखला होता है, खाली स्फीयर होता है। तो उसको हम रखते हैं, एक मान लेते हैं हम इसको पीछे से रखते हैं, इधर से दोनों ने पीछे से रखते हैं। इसके दो तरह का बनता है। गोलीय दर्पण का सेंटर देख रहे हैं, दोनों सेंटर ये है, ये गोलीय दर्पण का रेडियस है। अब देखते हैं कि भाई हम किधर से कलई किए, किधर से रखे, इधर से। ये वाला भाग सतह इधर हम अलग कर दिए, तो जो सतह इस सतह है इसी से प्रकाश का परावर्तन होगा, आगे वाला सतह। तो जो आगे वाला सतह ऐसे रहेगा और इधर वाला रंगा है, इधर वाला उठा हुआ है, तो इस सतह का हुआ है उठा हुआ है, कहाँ है उठा हुआ। जब उठा हुआ तो इस सतह का नाम रहेगा उत्तल दर्पण। इसका क्या नाम रहेगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सतह कैसा होता है उठा हुआ है। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब क्या होता है परावर्तन होता है, परावर्तक सतह वैसा सतह जिससे क्या हो प्रकाश का परावर्तन हो। तो प्रकाश का परावर्तन इधर नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन इधर होगा। उत्तल दर्पण का प्रकाश का परावर्तन उठा हुआ है। और अवतल दर्पण में देखते हैं, अब देखिए इधर कलई हो गया है, अब इधर हम अलग कर देंगे। प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, इधर से, यानी इसका परावर्तक सतह आगे है। इसका परावर्तक सतह कैसा है, जहां से रिफ्लेक्ट होगा लाइट वैसा कैसा सतह है, इसका सतह है धंसा हुआ, देख रहे हैं धंसा हुआ, इसका सतह कैसे धंसा हुआ, और जो धंसा हुआ जिसका प्रवर्तक सतह होता है वो क्या होता है अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में अंतर क्या है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है कि उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा होता है, सॉरी उत्तल दर्पण का सतह क्या होता है उठा होता है, और अवतल दर्पण का सतह क्या होता है धंसा होता है। और दूसरा का इसका नियम है, इसका हम पढ़ेंगे पहले नंबर रेडियस क्या होता है, वो करता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का परिभाषा हम देखेंगे कि जो भी गोलीय दर्पण का त्रिज्या होगा वही इसका ही त्रिज्या होगा। जो गोलीय दर्पण का केंद्र होगा वो इस दर्पण का भी क्या होगा केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। गोलीय दर्पण का त्रिज्या ही गोलीय सतह, जो गोलीय भाग है इसका त्रिज्या ही गोलीय दर्पण का त्रिज्या कहलाएगा, और इसका केंद्र ही इसका केंद्र कहलाएगा। इसको केंद्र का क्या नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका क्या नाम दिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों में डिफरेंस हम पढ़ लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण का फोकस, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। आगे फोकस कैसे निकला, आगे फोकस क्या होता है इसका मतलब पहले समझिए। फोकस वह बिंदु होता है जहां प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, देखिए समानांतर जा रहा है, प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, और मुख्य अक्ष के जब समानांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद या तो मुख्य अक्ष को कट करेगा या तो कटते हुए प्रतीत होगा, दोनों में से एक होगा।
अब किसमें क्या होगा हम पता करेंगे। या तो मुख्य अक्ष पर क्या होगा, कट करेगा, या तो मुख्य अक्ष पर कटते हुए प्रतीत करेगा। पहले हम ये समझेंगे आखिर ये क्यों मोड़ दे रहा है, ये क्यों फैला दे रहा है। तो दोनों में फर्क है। जिसका सतह ऊपर उठा हो वो किरण को क्या कर देता है, फैला देता है, और जिसका सतह धंसा हो किरण को क्या कर देता है, अपने अंदर ही धंसा देता है। तो देखिए ये किरण को क्या कर रहा है, धंसा रहा है, ये किरण को क्या कर रहा है, बाहर फैला रहा है। तो दोनों में फर्क है कि ये फैलाते हुए प्रतीत होता है, ये क्या होता है, अंदर कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब अभिसारी कर रहा है, एक बिंदु को क्या कर रहा है, मिला रहा है, ये क्या कर रहा है, एक बिंदु से जो चारों रेखा है फैल रहा है। तो देखिए जिस बिंदु पर मिलता है, ये कौन दर्पण है, पहले नंबर ये दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण, कहें कि इसका सतह उठा हुआ है और इसका सतह का धंसा हुआ है, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स दोनों में फर्क बस ये है कि जिसका सतह उठा होगा वो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स कहा जाएगा, जिसका सतह धंसा होगा वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा, यानी अवतल दर्पण। जब समानांतर किरण जाता है मुख्य अक्ष पर, एक बिंदु पर कट करता है, ओकरे के क्या कहते हैं हम, फोकस, एफ। उसी को क्या कहते हैं, एफ, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एफ। या तो मुख्य अक्ष पर प्रतीत हो रहा है या तो मुख्य अक्ष पर कट कर रहा है। तो जो प्रतीत होता है उसे आभासी कहते हैं, क्या कहते हैं, आभासी। प्रतीत हो रहा है, पीछे तो किरण नहीं जा रहा है, किरण आगे जा रहा है, इसमें किरण आकर मिल रहा है। तो आभासी के मतलब वर्चुअल, आभासी मतलब जो हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, और वास्तविक मतलब जिससे हम पर्दे को उतार सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। तो इसका फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है, वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल होता है। इसका फोकस क्या होता है, आभासी होता है। दोनों फोकस में अंतर है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। क्यों आभासी होता है, क्योंकि यहाँ प्रतीत हो रहा है, यहाँ वास्तव में मिल रहा है, और इसलिए से इसका फोकस वास्तविक होता है या रियल होता है, उसका फोकस आभासी होता है। दोनों फोकस और पोल के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसके और इसके मध्य पोल, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है पोल एंड फोकस के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड पोल के बीच की जो भी दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो फोकस दूरी क्या होता है, जब प्रकाश किरण समानांतर जाता है मुख्य अक्ष पर, तो पहले कहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, तो प्रवर्तन के बाद कहाँ मिल जाता है, मुख्य अक्ष पर। और मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर कट करता है उसी को क्या कहते हैं, फोकस। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो अब हम देखते हैं कि किसका प्लस होता है फोकस है, किसका माइनस होता है। तो हम एक अक्ष ड्रा करते हैं, ये अक्ष ई का वाई अक्ष, तो वाई वाई देश। अब मान लेते हैं इसको ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए कौन है, इसको ऐसे बना देते हैं, इसमें भी यही है, इधर वाला प्लस और माइनस होता है, इधर वाला प्लस। तो जिसका फोकस इधर होगा वो प्लस होगा, जिसका फोकस इधर होगा वो माइनस होगा। तो इसमें किसका इधर है, तो उत्तल का, इसलिए उत्तल का फोकस क्या होगा, प्लस में होगा, और अवतल का फोकस क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। क्योंकि जो फोकस जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है, तो प्रवर्तक सतह ऐसे लेंगे, और रेडियस इधर होगा, कर्वेचर ऑफ रेडियस, एंड इसका फोकस भी इधर होगा, और इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड कर्वेचर ऑफ रेडियस, यानी वो करता त्रिज्या और फोकस दूरी
एफ में रिलेशन, यानी होता है एफ बराबर आर बटा टू, यानी ये जो डिस्टेंस आर है इस एफ के दोगुना होता है, इस एफ के क्या होता है दोगुना। इसको एक बार और लिख सकते हैं कि आर बराबर कैसे होगा आगे देखते हैं। जब हम कोई किरण समानांतर किरण किसके समानांतर लेते हैं, मुख्य अक्ष, पता है हमें कैसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं तो क्या होता है फोकस से हो जाता है, तब फोकस से गुजारती। अब देखते हैं यहाँ ये सी दर्पण में सी नॉर्मल की तरह काम करता है, अविलंब की तरह काम करता है, इसलिए इस पर तुलम डाल दिए। तो अब बताइए अविलंब अविलंब और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल का होता है थीटा आई और थीटा दोनों बराबर होते हैं, यानी इस तरह देखेंगे थीटा आई बराबर थीटा, और देखेंगे कि इसमें इसको मान लो थीटा, इसमें थीटा आई इक्वल टू थीटा के बराबर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों समानांतर है। मान लीजिए ए बी पैरेलल टू सी बी, इसलिए क्या होगा ये थीटा आई और थीटा के बराबर हो जाएगा। जब थीटा आई थीटा के बराबर, तो इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे कि थीटा आर बराबर का हो गया थीटा, यानी ये दोनों एंगल का हो गया आपस में बराबर। अब हम जानते हैं एक त्रिभुज बन रहा है, कौन, बी सी एफ त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में आमने सामने के दो कोण बराबर है, यानी दो कोण जब बराबर होते हैं इसलिए उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर, यानी सी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी। अब हम जानते हैं कि बी और पी एक ही बिंदु है, बी और पी का है, बी और पी एक ही बिंदु है, मतलब बी कहाँ लाइज कर रहा है, कहाँ रह रहा है, बी पी पर ही। तो बताइए बी पी पर होगा तो एफ बी, यहाँ बी को क्या लिख सकते हैं, एफ बी नहीं लिख सकते हैं, समझिए एफ बी है, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी, तो एफ बी था, अब बी की जगह क्या लिखे एफ बी। अब बताइए यहाँ से अब इक्वेशन मान थर्ड है, यहाँ से इक्वेशन फोर्थ, और ये दोनों में देख लीजिए एफ बी और एफ बी, ये क्या हो जाएगा सी एफ बराबर एफ बी नहीं हो जाएगा, सी एफ बराबर एफ बी, यानी ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम जानते हैं सी पी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। अरे यार इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, सी एफ और एफ पी कर सकते हैं। अब बताओ इसमें हम इसका दूरी जानते हैं कितना होता है आर एफ स्मॉल एफ, तो जब ये स्मॉल एफ है तो सी एफ को भी क्या लिख सकते हैं एफ पी प्लस एफ पी, टोटल कितना हो जाएगा 2 एफ पी दूरी कितना है, एफ पी किसके बराबर है स्मॉल एफ के बराबर है, और सी पी दूरी कितना है आर के बराबर, यानी आर बराबर का होगा 2 है। बहुत अच्छा समझ, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी समानांतर किरण दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है फोकस से ऊपर गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हम क्या लिए और दर्पण, इसलिए वास्तविक रूप से क्या हो रहा है मिल रहा है फोकस से जा रहा है। तो अब फोकस से जाएगा, हम कह रहे हैं कि सी इसके दर्पण के लिए क्या होता है, सी दर्पण के लिए नॉर्मल की तरह काम करता है, अविलंब की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ परावर्तन कोण नियम लगेगा, यानी थीटा ए और थीटा आर दोनों का होगा इक्वल होगा। अब जानते हैं कि ये दोनों का है समानांतर है, और जब समानांतर है तो थीटा ए और थीटा का होगा बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समानांतर एक संगत कोण का होते हैं आपस में बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो अब बताइए थीटा आई थीटा आर बराबर, थीटा आई किसके बराबर है थीटा के बराबर, यहाँ से क्या आया ये दोनों बराबर हो गए तो थीटा आर बराबर कर गया थीटा। इसका मतलब जब आमने सामने कोण बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया कि इसमें आमने सामने के भुजा भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए सी एफ बराबर क्या हो गया एफ बी। हम जानते हैं कि बी और पी का है एक ही बिंदु है, बी और पी का है एक ही बिंदु, तो एफ बी को क्या लिख सकते हैं एफ पी लिख सकते हैं। तो अब बताइए ये दोनों बराबर हो गया, तो ये भी दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, देखिए सी एफ बराबर का है एफ पी, तो इसलिए सी एफ और एफ पी का हो गया दोनों बराबर हो गए, यहाँ लिख देंगे सी एफ को एफ पी यानी 2 एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एफ इक्वल टू है, समझ गए। अब आगे अब देखते हैं गोलीय दर्पण के में किरण, यानी रे गोलीय दर्पण में कैसे परावर्तित होता है। 3 कंडीशन होता है, ऐसे 4 कंडीशन होता है, हम 3 कंडीशन लेके चले, चौथा उसी में बता दें।
फर्स्ट कंडीशन होता है समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण ले जा रहे हैं। तो मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण ले गए, इसको तो पहले ही पढ़ लिए कि मुख्य अक्ष के कोई समानांतर किरण ले जाते हैं, वो कहाँ से परावर्तित हो जाता है, फोकस से होकर गुजरता है। मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से, एफ से होकर गुजरेगा, एफ से जाएगा, जाएगा या प्रतीत होगा। जैसे ये तो कौन दर्पण है, अवतल है, ये कौन दर्पण है, अवतल। इसमें ये अवतल दर्पण है, ये कौन है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में तो वास्तविक फोकस होता नहीं है, ये ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ जाते हुए प्रतीत होगा। यानी फोकस से कोई किरण समानांतर ले जाए, किसके, मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ले जाए तो वो क्या हो जाएगा, कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से। देखो इसमें भी फोकस से गुजरेगा या प्रतीत होगा, तो किसमें गुजरेगा, अवतल दर्पण में क्या होगा, गुजरेगा, और प्रतीत किसमें होगा, उत्तल दर्पण में। दोनों में फर्क क्या है, तो इसमें वास्तविक रूप से मिलता है, इसमें आभासी रूप से मिलता है। एक दो तरह से कि भाई समानांतर गया तो फोकस से हो गया, लेकिन हम जब कहेंगे कि फोकस से जाए, मान लेते हैं कोई किरण कहाँ जाए, फोकस से, तो वो कहाँ हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, समानांतर। फोकस से होकर गुजरे तो समानांतर होगा, जब समानांतर जाए तो फोकस से होगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड है कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नॉर्मल की तरह काम करता है, इसलिए वक्रता केंद्र से कोई किरण जाता है, दर्पण पर जिस तरह से जाता है उसी तरह से क्या हो जाता है, लौट से जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए दर्पण का नॉर्मल क्या होता है, दर्पण का नॉर्मल यानी अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब नॉर्मल क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें ऐसे आएगा किरण, किस पर आपतित होते हुए प्रतीत होगा, सी पर, और सी पर आपतित होते हुए प्रतीत होगा, जिस तरह आएगा उसी तरह क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो सी पर आते हुए प्रतीत होगा, इसमें सी से होकर गुजरेगा, तो जैसे जाएगा वैसे लौट जाएगा। ये एक तरफ से किसकी तरह काम करेगा, अभिलंब की तरह, नॉर्मल की तरह, ये एक तरफ से नॉर्मल होगा। तो क्वेश्चन आएगा गोलीय दर्पण का नॉर्मल क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का नॉर्मल उसका वक्रता केंद्र होता है, यानी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब आगे देखते हैं ध्रुव पर, कि 1 2 3 4, तीसरा का हम इसी में दूसरा का बता दिए। अब तीसरा का देखते हैं कि भाई ध्रुव पर रखने पर क्या होगा, ध्रुव पर कोई किरण आएगा, वहां परावर्तन के नियम लगेगा, वहां क्या लगेगा, परावर्तन के नियम, यानी यहाँ थीटा आई और क्या हो जाएगा, थीटा आई। तो ध्रुव पर परावर्तन के नियम लगेगा, सी पर जैसे किरण आएगा वैसे लौट जाएगा, और फोकस पर क्या होगा, मतलब जैसे फोकस पर कोई जाएगा वो समानांतर लौट जाएगा, जो समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजर जाएगा। इसी से हम क्या करेंगे, आरेख खींचेंगे। ये तीन कंडीशन हमको याद रखना चाहिए कि फोकस पर कब आएगा, जब कोई समानांतर किरण जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो जिस तरह जाएगा उसी तरह लौट जाएगा, जब ध्रुव पर जाएगा वहां क्या होगा, परावर्तन के नियम लागू होगा। इसी तरह इसमें भी ध्रुव पर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, थीटा आई और थीटा आई, इस पर जैसे जा रहा है वैसे लौट जा रहा है। तो अब समझ गए, और आगे देखते हैं आरेख कैसे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम 6 तरह से देखते हैं कि प्रतिबिंब बनता है, 6 स्थान पर हमें रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऐसा होता है अनंत से आए, अनंत मतलब कि एक समानांतर किरण है, इसका अनंत मतलब यही होता है कि अनंत मतलब क्या होता है, समानांतर किरण है। जब कोई समानांतर किरण आएगा, फर्स्ट नंबर समानांतर से अनंत से है। सेकंड नंबर होता है अनंत और सी के बीच, सेकंड का हो अनंत और सी के बीच, वस्तु कहाँ रखा जाए, अनंत और सी के बीच। थर्ड नंबर सी पर ही रखा जाए, और फोर्थ नंबर एफ और सी के बीच में रखा जाए, और 5 नंबर एफ के बीच में रखा जाए, और 6 नंबर पी और एफ के बीच में वस्तु रखा जाए। 7 नंबर होता है पी पर रखा जाए, पी के मतलब कुछ नहीं होता है लेकिन रख दिया जाएगा।
अब हम देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन के लिए ट्रिक देख लेते हैं। सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस को बनेगा, या अनंत को उल्टा हम एक कहेंगे, मतलब अनंत जहां आएगा वहां हम इमेज का कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट मान लो अनंत पर है तो इमेज कहाँ होगा, फोकस पर। या फोकस पर ऑब्जेक्ट हो तब क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर। यानी एक दूसरे के रिवर्सिबल है। सी पर हो तो सी पर बनेगा इमेज। आगे देखते हैं, जब फोकस पर है यानी अनंत से कोई किरण आ रहा है तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से। मान लेते हैं ये भी किरण आया ऐसे कहाँ होकर गुजरेगा, फोकस से। तो कहाँ इमेज बन गया, फोकस पर। तो यानी वस्तु का स्थिति कहाँ है, वस्तु कहाँ है, एक पर। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, जब वस्तु अवतल दर्पण में बहुत दूर है, जब वस्तु अवतल दर्पण में बहुत दूर है तो प्रतिबिंब भी बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब भी बहुत क्या होगा, छोटा बनेगा। जिस तरह जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब भी बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस पर, क्योंकि अनंत उल्टा क्या होता है, फोकस। तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत छोटा। यानी जितना ही दूर वस्तु हो उतना ही वस्तु की जो प्रतिबिंब होगा यानी इमेज होगा, इमेज उतना ही क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। अब देखते हैं कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि इसे पर्दे को उतारा जा सकता है, यानी ये दर्पण के आगे बन रहा है, पीछे नहीं, दर्पण के आगे। जो दर्पण के आगे बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक बनेगा। जो दर्पण के आगे बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक, यानी रियल इमेज बनेगा। जैसे जैसे नजदीक आएंगे वस्तु वैसे वैसे क्या हो जाएगा, अपने आप उसका प्रतिबिंब कहाँ होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यानी वस्तु जिस तरह नजदीक आएगा वस्तु के होकर प्रतिबिंब की लंबाई क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। जैसे हम आते हैं अब सेकेंड पोजीशन पर। सेकेंड पोजीशन कहाँ से, अनंत और किसके बीच, सी के बीच इमेज वस्तु रखते हैं। जब समानांतर एक किरण ले जाएंगे तो कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। और एक किरण हम ले लेते हैं, बनाने के लिए दो को इमेज बनाने के लिए दो किरण की जरूरत है। एक किरण कहीं से ले सकते हैं, या तो सी से या तो पी से। तो कहीं से लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लेते हैं हम पी से ले रहे हैं तो पी से जाएगा किरण ऐसे, यहाँ कट कर दिया। अब देखिए जिस तरह इमेज आगे बढ़ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले बहुत छोटा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जिस तरह हम आगे जाएंगे उसी तरह प्रतिबिंब की ऊंचाई भी अपने आप का होने, प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा। लेकिन सब प्रतिबिंब कैसा होगा, सब प्रतिबिंब यानी वस्तु कहाँ है, वस्तु ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है अनंत सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो जब वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो हम बताएं अनंत के उल्टा एफ और सी के उल्टा सी, यानी किसके किसके बीच, एफ और सी के बीच। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। लेकिन छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, आगे बराबर होगा। जिस तरह हम आगे जाएंगे किसके आगे, दर्पण के आगे, उसी तरह इमेज अपने आप का होने लगेगा, मैग्निफिकेशन होने लगेगा, यानी आवर्धित होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। और थर्ड पोजीशन हम देखते हैं, वस्तु हम सी पर रखते हैं। वस्तु कहाँ रखते हैं, सी पर। जब वस्तु हम सी पर रखेंगे तब वस्तु जब हम सी पर रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, मान लीजिए वस्तु सी पर। तो जब सी पर रहेगा तो सी का उल्टा क्या होता है, सी, यानी प्रतिबिंब भी क्या होगा, इसका प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा।
यानी प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर। जब सी पर बनेगा तो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई यानी एच किसके ऊंचाई के बराबर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यानी देखते हैं कैसे बनेगा। तो सी पर हम रख रहे हैं वस्तु, ऐसे जाएगा, एक किरण कहाँ से फोकस, ई पर हम ले जाते हैं, ई पर परावर्तन के नियम लगेगा। देखिए एकदम इमेज का हो गया, मान लीजिए ये बी, ई का बना ए बी डैश बी पर। तो जब किरण समानांतर ले गए तो फोकस से होकर गुजरा, जब पी से हो गए तो क्या हो गया, किसका नियम लगेगा, परावर्तन के नियम। और जाकर कहाँ कट कर दिया, सी पर ही इमेज बन गया। और सी पर कैसा इमेज बनेगा, ए बी बराबर ए बी डैश, यानी दोनों का हाइट का है बराबर है। और वस्तु कैसा बन रहा है, अभी तक वस्तु कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वस्तु का, अभी तक प्रतिबिंब बन रहा है आभासी की वास्तविक बन रहा है। वास्तविक मतलब दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे। अब देखते हैं सी पर अब जिस तरह धीरे धीरे मैग्निफिकेशन हो रहा है, जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं क्या हो रहा है, इमेज का हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इमेज जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं, इमेज अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने आप दूर बन रहा है, दूर जा रहा है। तो देखते हैं कहाँ रखते हैं अब रखेंगे हम लोग, अब हम लोग रखेंगे सी और एफ के बीच, रखें यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे तो पहले एक किरण खींचते हैं जो समानांतर होगा कहाँ से होकर गुजर जाएगा, एफ से होकर गुजरेगा। और फिर उसके बाद हम एक और ले लेंगे किरण किसके, पी और तो पी से लेंगे तो देखिए कहाँ कट कर रहा है, यानी अब वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच। तो सी के उल्टा सी, एफ के उल्टा अनंत, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में। तो यानी सी और अनंत के बीच में ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ से अब इमेज का होगा, धीरे धीरे बहुत मैग्निफिकेशन होने लगेगा, यानी बहुत आवर्धित होने लगा। अब बताइए जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं क्या क्या बदल रहा है, इमेज दूर जा रहा है, और हम नजदीक जा रहे हैं तो इमेज दूर जा रहा है। फिर से इमेज का हाइट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इमेज का हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अंत में हम सबसे बड़ा हो जाएगा कब, जब हम कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे वस्तु कहाँ रखेंगे, एफ पर। जब वस्तु एफ पर रखेंगे तो किरण इस कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। यानी वस्तु अब कहाँ रखें, वस्तु एफ पर। जब वस्तु एफ पर, एफ के उल्टे क्या होता है, अनंत। जब अनंत यानी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी इसका मतलब क्या, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के आगे ही तो बन रहा है, सब इमेज अभी तक सब कहाँ है, दर्पण के आगे बन रहा है। और जब दर्पण के आगे यानी वास्तविक बनेगा और इमेज सबसे बड़ा बनेगा, यानी क्वेश्चन आएगा बताइए अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब वस्तु, किस इमेज का उसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा बने। तो सबसे बड़ा बनने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, हमें एफ पर रखना पड़ेगा फोकस। और सबसे छोटा बनने के लिए क्या रखना पड़ेगा, हमें अनंत पर रखना पड़ेगा। और बराबर बनने के लिए क्या रखना पड़ेगा, सी पर रखना पड़ेगा। तो तीनों में फर्क समझ में है। और एक और कंडीशन देखते हैं जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट देखते हैं वस्तु। अब 6 नंबर की वस्तु हम कहाँ रखते हैं, वस्तु हम पी और एफ के बीच रखते हैं। वस्तु कहाँ रखते हैं, पी और एफ के बीच। पी के उल्टा पी होता है, वस्तु और पी और एफ के बीच रखते हैं। लेकिन इसमें ट्रिक नहीं है। अब देखेंगे कि भाई ये काम है, एक अपवाद है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भाई जब समानांतर ले जा रहे हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजरेंगे। और फिर
हम P पर ले जा रहे हैं तो P यहाँ नियम अप्लाई होगा। अब बताइए दोनों किरण एक दूसरे से कभी आगे नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो आगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे, कहीं जाके पीछे मिल जाएगा दोनों, तो दोनों जाके कहीं पीछे मिल गया। जब पीछे मिल जाएगा तो वहीं का बन जाएगा ए डैश बी डैश, यानी ए बी इमेज की हाइट है, यानी कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे बनता है तो क्या इमेज होता है, आभासी होता है, जिसे पर्दे पर नहीं, यानी दर्पण के पीछे बना। दर्पण के पीछे बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी वस्तु बड़ा होना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब बड़ा और आभासी कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ होगा, P और F के बीच होगा। जब P और F के बीच में होगा तो वह वस्तु कहाँ होगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसलिए हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने के रूप में। जैसे कि हम देखते हैं अपने दाढ़ी को तो धीरे धीरे जैसे दूर करेंगे भाई हमारा प्रतिबिंब सीधे डायरेक्ट पर्दे पर उतर जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं दिखना, हमें आगे दिखना है। आगे देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवतल। और वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। एक यही ऐसा दर्पण है जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही नोट है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और कैसा बड़ा, आभासी होना चाहिए। बड़ा तो बनता है, इसमें सब बड़ा ही बन रहा था, इधर जा रहा था ना तो फोकस वाला तो सबसे बड़ा रहा, लेकिन वो कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। लेकिन आभासी कब बनेगा, समतल दर्पण में नहीं होगा ना उत्तल दर्पण में होगा। होगा तो किसमें होगा, बड़ा अवतल में। एक ही कंडीशन आता है कि बताइए किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा बनता है, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये कंडीशन सबसे अपवाद है। अवतल दर्पण में सब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सब टोटल प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, टोटल प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, यानी रियल बन रहा है। जितना भी एफ से पहले था सब टोटल का बना, रियल बना। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जो P और F पर रखने पर क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे, और कैसा बन रहा है, बड़ा बन जा रहा है, मैग्निफिकेशन हो जा रहा है। यानी ऊंचाई किसका बड़ा हो जाएगा, बस प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब बहुत बड़ा नहीं मतलब बड़ा बन रहा है, बड़ा है। प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, बड़ा बनता है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ अवतल दर्पण में रखा जाए, P और F के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, आवर्धित बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। आवर्धित मतलब ऐसा आवर्धित, आभासी बनता तो सब है लेकिन आभासी कौन बनेगा, तो P और F के बीच में रखना पड़ेगा। अब हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन सीख लिए, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। हम क्विक डिवीजन देख लेते हैं कहाँ कब क्या बना है। जब अनंत पर था वस्तु अवतल दर्पण में तो कहाँ बन रहा था, अनंत पर था तो फोकस पर बन रहा था। एक मतलब का जिस तरह हमारे फोकस पर बन गया अनंत पर, फोकस पर कैसा बना था, छोटा बना था। दूसरा में देख रहे हैं वास्तविक तो बन ही रहा है, वास्तविक। जब हम कहाँ जा रहे हैं, अनंत और सी पर, तो जब अनंत और सी पर जाएंगे तो अनंत को उल्टा क्या होता है, फोकस है सी को उल्टा सी। यानी अब धीरे धीरे इमेज कहाँ होने लगा, ऐसे जाने लगा इमेज। और ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, सीधा। ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है तो इमेज ऐसे जा रहा है। तो अब बताइए ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। देखिए अब बताइए सी और एफ के बीच बन रहा है, लेकिन छोटा नहीं बन रहा है, छोटे बन रहा है। यहाँ बहुत छोटा बना है, यहाँ बहुत छोटा, यहाँ थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत छोटा। यहाँ भी वस्तु का होगा, वास्तविक बनेगा। सेकंड थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हम कहाँ रख रहे हैं, थर्ड हम रख रहे हैं सी और सी पर रख रहे हैं। थर्ड तो सी पर रख रहे हैं। जब सी पर रखेंगे तो वस्तु सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
प्रतिबिंब सी पर बनेगा, प्रतिबिंब सी पर बनेगा और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे इमेज का साइज क्या हो रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो जा रहा है, फिर ऐसे हो जा रहा है, बराबर हो रहा है। यानी धीरे धीरे इमेज ऐसे जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बड़ा होता हुआ जा रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे हम इमेज भेज रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है, इमेज कैसे है, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमेज अपने आप बढ़ रहा है, दूरी इधर बढ़ रही है, इमेज भी अपने आप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बराबर रहेगा, सी पर, लेकिन कैसा बना, वास्तविक बना। चौथा नंबर देखते हैं, कहाँ रखें, चौथा कहाँ रखें, सी और ए के बीच। जब सी और ए के बीच रखेंगे तो सी और ए के, सी के उल्टा सी, एफ के उल्टा अनंत, यानी कहाँ बनेगा, अब देखिए और धीरे धीरे इधर आने लगा, धीरे धीरे और बड़ा होने लगा, यानी कब होगा, बड़ा होगा, बड़ा हो गया और वास्तविक तो बनने करेगा। और कहाँ रखें, एफ पर रखें, सी और अनंत के बीच में। अब देखते हैं सी एफ पर रखा जाए वस्तु, तो एफ पर, एफ के उल्टा क्या होता है, अनंत, यानी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इस सब कैसा इमेज बनेगा, टोटली सब कैसा बनेगा, अब वास्तविक बनेगा। धीरे धीरे इमेज का हो रहा है, बड़ा हो रहा है, देखिए इमेज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और एक जगह बराबर भी हो रहा है और अंत में सबसे बड़ा हो जा रहा है, कहाँ, अनंत पर। यानी जैसे जैसे हम जा रहे हैं उधर, इमेज इधर क्रॉस हो रहा है, हम उधर जा रहे हैं, इमेज ऐसे जा रहा है, लेकिन इमेज भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। आगे 6 नंबर तो हम बता दिए, तो 6 नंबर में जैसे हम यहाँ ले जाएंगे पी और एफ के बीच, तो इमेज कहाँ हो जाएगा, पीछे बनेगा। यानी एक कंडीशन है कि जो क्या बनेगा, पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच ले जाएंगे तो कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। पीछे भी कैसा बनेगा, आवर्धित बनेगा, यानी बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। एक ही एक कंडीशन है अवतल दर्पण में जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बस। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन होगा कि भाई पी और अनंत, पी और कहाँ रखेंगे, तो जब अनंत पर रखेंगे तो एक पर प्रतीत होगा, यानी जब अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतीत होगा, अरे कैसे, ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कहाँ इमेज का प्रदर्शन होगा, लगेगा कि कहाँ बन रहा है, इमेज पीछे बनेगा और कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। तो जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक आएंगे, जैसे जैसे दर्पण के नजदीक, इसका इमेज भी क्या होगा, पहले छोटा रहेगा, पहले छोटा, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा और नजदीक हम जाते जाएंगे एकदम क्या हो जाएगा, इमेज बराबर बन सकता है। यानी इसमें जैसे जैसे इमेज आगे बढ़ रहा है, ये भी फोकस से इधर आएगा, क्योंकि अनंत से उधर नहीं बनेगा, पी और अनंत के, पी और एफ के बीच में ही बनेगा, लेकिन हम जब अनंत पर आएंगे तो बहुत छोटा इमेज बनेगा। धीरे धीरे आगे हम आ रहे हैं, मान लीजिए आगे आए, ये थोड़ा सा बड़ा, फिर आगे आए थोड़ा सा बड़ा, फिर आगे आए थोड़ा सा बड़ा, फिर आगे आए थोड़ा सा, यानी जैसे जैसे हम आ रहे हैं इमेज का हाइट क्या होने लगा, हाइट ऑफ इमेज, इमेज क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यानी इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, पहला नंबर इसका उपयोग हम करते हैं, कौन, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। यानी गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं भाई, पीछे देखने के लिए इस गाड़ी को। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे गाड़ी आती है आगे उत्तल दर्पण में, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आगे बड़ा होने लगता है, हाइट का धीरे धीरे बड़ा होता है। इसमें धीरे धीरे हाइट, नजदीक वस्तु भी आएगी, लगेगा नजदीक आ रहा है, देखिए आ रहा है, मान लीजिए यहाँ फर्स्ट स्थिति में आ रहा है, अनंत है तो फर्स्ट स्थिति में फोकस पर, फिर धीरे धीरे सेकंड यहाँ, सेकंड यहाँ, फिर थर्ड यहाँ, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमेज भी आगे बढ़ रहा है, उसका हाइट भी क्या आगे बढ़ रहा है। यानी जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में इमेज आगे आता है तो दर्पण उसका क्या हो जाता है, उसका हाइट भी बढ़ता है और वह दर्पण के
नजदीक भी आता है, वो धीरे धीरे हमें लगता है कि गाड़ी क्या हो रहा है, नजदीक पास हो रहा है। इसलिए इसका उपयोग किसमें होता है, साइड मिरर में। ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी हमेशा आभासी बनाता है, हमेशा आभासी बनाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका क्षेत्र भी ज्यादा होता है। क्षेत्र मतलब जैसे इसका एरिया देखने लायक, यानी देखेगा बहुत ज्यादा क्षेत्र तक, यानी ऐसे होता है जितना फैलाव है टोटल एरिया वो क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन आएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा ये कि भाई ये इमेज ऐसा बनाता है कि हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, यानी हमेशा आभासी बनाता है। और जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है पता चलने लगता है कि प्रतिबिंब भी उसका क्या हो रहा है, नजदीक आता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धीरे धीरे कम होने लगती है, इंक्रीज करने लगती है, ग्राफ टाइप बढ़ना है। और इसका क्षेत्र भी ज्यादा होता है, ज्यादा एरिया को कवर करता है, ज्यादा एरिया को हम क्या कर सकते हैं, इससे देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और आगे देखते हैं, अब देखेंगे यूज ऑफ मिरर, यानी दर्पण का उपयोग किसका। पहला अवतल दर्पण देख रहे हैं, फिर दूसरा का देखेंगे उत्तल, यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट देख रहे हैं हेडलाइट में उपयोग होता है। आगे कैसे होता है हेडलाइट, देखिए एक बल्ब होता है हेडलाइट में, बल्ब रखते हैं, और बल्ब कहाँ रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। जैसे ही इस दर्पण पर पड़ेगा, अवतल दर्पण पर पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। किसके सीधे, समानांतर। किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो अब समानांतर किरण का हो जाएगा एकदम बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है। और सौर कुकर में भी इसी तरह किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब कोई अनंत से आता है किरण, सूर्य से प्रकाश से कोई किरण आता है, मान लीजिए सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश से कोई किरण आता है वो अनंत से आता है, तो वह सब किरण एक जगह बटोरने, क्यों, क्योंकि इसको कहते हैं कौन दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब अविसारी, अविसारी मतलब क्या होता है, एक जगह बटोरने वाला। क्यों ये बटोरता है, क्योंकि इसका सतह ऐसे क्या करता है, किरण को दबा देता है। देखिए इसको दबा देगा ऐसे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, यानी एक जगह आकर क्या करेगा, मिल जाएगा, जिसके कारण टोटल सूर्य के प्रकाश एक जगह मिलेगा। इससे क्या होगा, लाइट, इसका एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इसको खाना बनाने में, सौर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है। और दाढ़ी बनाने में कहाँ होता है बाबू, दाढ़ी बनाने में एक ही जगह होता है। कहाँ दर्पण रखते हैं, वस्तु रखते हैं पी और एफ के बीच तक, कहाँ बनता है, पीछे बनता है। यानी पी और एफ के बीच रखने पर कहाँ बन जाता है, एफ पर बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, दाढ़ी को बड़ा करके हम देख सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, दाढ़ी में। पहला किसमें हुआ, हेडलाइट में। हेडलाइट में क्यों हुआ, क्योंकि उसके फोकस पर रखते हैं। दूसरा का सौर कुकर में क्यों हुआ, क्योंकि सौर कुकर में अनंत से किरण आती है और किरण एक जगह बटोरा जाती है, यानी इसको अभिसारी दर्पण कहेंगे। यानी किसको अभिसारी दर्पण, यानी कन्वर्जिंग मिरर किसको कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर अवतल दर्पण को कहेंगे। और अब देखते हैं साइड मिरर में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में जिस तरह प्रतिबिंब आता है उसी तरह प्रतिबिंब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और हाइट भी उसका क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम इसका उपयोग साइड मिरर में करते हैं। उपयोग हम पढ़ लिए, अब आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी में किसका चिन्ह क्वेश्चन बनाते हुए इसका यूज होगा। हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर, मान लीजिए दर्पण को कहाँ रखेंगे, मूल बिंदु पर रख दिए, ऐसे कर दिए दर्पण को। तो देखते हैं इधर वाला माइनस होता है, इधर क्या होता है, प्लस होता है। अब बाबू बताओ, और ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस। जब इमेज ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम इधर रखेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट को कहते हैं वस्तु दूरी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू। यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यू हमेशा क्या होगा, किसी दर्पण के लिए यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये कौन दर्पण ले रहे हैं हम,
उत्तल पहले उत्तल है किसी भी दर्पण के लिए उत्तल दर्पण है, उत्तल है कि अवतल, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोकस क्या होगा, फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी, फोकस दूरी f क्या होगा, तो फोकस दूरी f हमेशा उत्तल दर्पण के लिए लेंगे, अवतल दर्पण के लिए लेंगे तो अवतल दर्पण ऐसे रहता है, तो इधर बनेगा, इधर इधर बनेगा, तो इधर मतलब कुछ नहीं, यानी y अक्ष x अक्ष के नेगेटिव साइड बनेगा, इसलिए क्या कहेंगे इसको फोकस नेगेटिव। अब वो करता r भी क्या होगा, रेडियस, भाई फोकस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब इमेज देखेंगे, जब इमेज इधर बनेगा तो अवतल दर्पण में इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है, पहले ये बताओ। अवतल दर्पण में वो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब किधर किधर बन रहा था, इधर भी बन रहा था, हमेशा इधर ही बन रहा था, लेकिन एक कंडीशन P और F के बीच में इधर भी बना, तो इधर बना, तो बताइए इधर बनने के लिए P और F के बीच में इधर बन रहा था, यानी एक हमेशा तो नेगेटिव होगा, लेकिन एक ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कहाँ रखने पर, P और F के बीच में रखने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी इमेज हमेशा अवतल दर्पण में कहाँ होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन इमेज दूरी U से सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं, फोकस दूरी स्मॉल है। तो अब बताइए अवतल दर्पण में कब इमेज पॉजिटिव हो, इमेज की दूरी पॉजिटिव होगा जब हम कहाँ रखेंगे, P और F के बीच में रखेंगे, तो पीछे बनेगा, पीछे बनेगा का मतलब क्या होगा, प्लस। तो किस दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, तो उत्तल दर्पण में ऐसे ही बस, इसमें भी क्या होगा, इसमें देखिए ऐसे प्लस हो जाएगा, आई का हो जाएगा। अब बताइए ऊपर प्लस और नीचे, इसमें इमेज का हाइट ऐसे रहेगा, वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई जब इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन जब इधर बनेगा तो ऊपर बनेगा, तो ऊपर बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी प्रतिबिंब प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, ऊंचाई और दूरी। अब इसमें देखते हैं, इसमें फोकस इधर होगा, C भी इधर, फोकस भी इधर, यानी F भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन वस्तु दूरी U का होगा, हमेशा U का होगा इधर वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सॉरी एक मिनट, ये प्लस होगा, ये वस्तु दूरी का होगा हमेशा नेगेटिव, इधर होगा नेगेटिव होता है। और V का होगा, तो V इसके लिए हमेशा उधर इमेज बनेगा, ठीक है, हमेशा किधर बना, दर्पण के पीछे, क्यों, इसीलिए ना इसका उपयोग कहाँ हो रहा था, साइड मिरर के रूप में, यानी इसमें हमेशा इमेज की डिस्टेंस का होगा पॉजिटिव। H का होगा, H तो भाई हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन H डैश इसमें का होगा, इसमें भी H डैश का होगा, पॉजिटिव होगा, सब का होगा पॉजिटिव। अब इसमें साइन हम देख लिए कि भाई दोनों में वस्तु की दूरी क्या होगा, दोनों में या तो उत्तल हो गए, या उत्तल हो या अवतल हो, तो दोनों में वस्तु दूरी का होगा नेगेटिव। फोकस दूरी, अवतल का फोकस ऐसे रहता है इसलिए नेगेटिव, उत्तल का फोकस ऐसे रहता है उधर, तो इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव। तो बस दो चीज जान लेंगे तो तीसरा का चौथा अपने से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस देखते हैं अब उत्तल दर्पण सूत्र। अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी इसमें v क्या है और u का है। u है ऑब्जेक्ट दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी, v क्या है प्रतिबिंब दूरी, और f का है फोकस दूरी। तो इस फार्मूला पर हम तीनों में रिलेशन यानी f v u में रिलेशन देख लिए। अब हम पढ़ेंगे आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन। आवर्धन पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश बटा h या माइनस b बटा u। इसका मतलब h डैश क्या होता है, h डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज
और एच क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों की ऊंचाई एच डैश बटा एच, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई ऊपर, वस्तु ऊंचाई नीचे, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी माइनस भी बटा यू। तो एम बराबर एच डैश बटा एच और या माइनस भी बटा यू। ये तीनों फॉर्मूला के यूज करके एक क्वेश्चन हम करेंगे, बस उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कर रहा है, एक अवतल दर्पण है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक अवतल दर्पण है और इस दर्पण में 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक वस्तु है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की दूरी दिया है, यानी यू दिया है, कितना सेंटीमीटर कर रहा है कि दर्पण के से 10 सेंटीमीटर दूर, और फिर कर रहा है इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब वो किधर बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। जब आगे कहेगा तो मतलब कोई चीज आगे, मतलब क्या बनेगा, आभासी कि वास्तविक, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक। यानी कह रहा है कि दर्पण के आगे और वास्तविक बन रहा है, और कितना दूरी पर बन रहा है, पीछे। अपने आप सोचो नजदीक जा रहा है तो यानी वस्तु का होगा, बड़ा होगा, इसलिए हम बड़ा, सॉरी प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा वस्तु से। जब दूर है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, इसलिए हम दूर बने। अपने आप से सोचना है कि दूर क्यों बन रहा है, बड़ा क्यों बन रहा है, समझ में। तो आगे देखते हैं, इसके बाद क्या हमें ज्ञात करना है, एफ भी यू और एफ में रिलेशन हमें पता है। भी यू और एफ में रिलेशन होता है दर्पण सूत्र, क्या होता है, ए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। लेकिन हमें साइन लेके चलना है, साइन मतलब कि हमें चिन्ह लेके चलना है, चिन्ह बड़ी पार्टी। तो बताइए यू क्या होगा, यू इधर है, इधर वाला प्लस होता है, माइनस होता है, इधर वाला प्लस, तो इधर है तो यू हमें माइनस लेके, यानी -10। भी इधर है तो भी क्या होगा, -20। और एफ अपने आप आएगा आंसर, तो एफ देखते हैं। और एच क्या होगा, एच +2, क्योंकि ऊपर है, +2 सब सेंटीमीटर है, तो एफ 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-20 प्लस 1/-10। कैलकुलेशन करते हैं, 1/- ऊपर रख दो 20 माइनस 1/10, एलसीएम लेंगे 20 -1 -2, यानी कितना आएगा, -3/20 1/f, यानी f इक्वल टू कितना आ गया, 20/3। वो भी कैसा, निगेटिव, यानी f निगेटिव के मतलब क्या होगा, इसका f किधर है, f इधर है माइनस में, इसलिए इसका f का है, यानी इस दर्पण का बात कर रहा है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समझ में आया, अवतल दर्पण का। इसकी तरह हम देखते हैं m मैग्निफिकेशन। m बराबर क्या होता है, m बराबर 2 का फॉर्मूला पढ़े, तो पहले m बराबर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, -v/, v क्या है, v देखिए 20 है, वो भी v कैसा, माइनस है, प्लस माइनस में, v माइनस में, u कैसा है, माइनस में, कितना, माइनस में 10, प्लस प्लस तो क्या बचा, माइनस तो बच गया, यानी -2। m कितना आ गया, -2। और कहा देगा कि वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी h डैश ज्ञात कीजिए, क्योंकि ऊंचाई दिया तो h डैश भी पूछ सकता है। तो m बराबर एक और फॉर्मूला होता है क्या, h डैश बटा h। m के नेगेटिव मतलब क्या होगा बता रहे हैं, m के नेगेटिव मतलब माइनस के मतलब क्या होगा, m माइनस है, इसका मतलब क्या, ये कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ऐसे भी तो लिख दिए यहाँ, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। यानी m बराबर क्या हो गया, h डैश, h डैश का मान कितना दिया है, h डैश का मान निकालना है, h का मान दिया है कितना, m का मान कितना है, -2, h डैश का, h का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, 2 2 निकले 4, यानी h डैश बराबर कितना होगा, -4। इसका मतलब क्या, इमेज ऐसे बन रहा है, देखिए हम पहले बता दिए इमेज कैसे बनेगा, नीचे बनेगा, क्यों, क्योंकि रियल बनता है तो हमेशा नीचे कैसे, रियल में वस्तु का होता है, उल्टा होता है, उसका इमेज क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए उल्टा बना है। और कि हम बताए हैं कि जैसे जैसे नजदीक जाएगा वस्तु का क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा, और बड़ा बन रहा है, वो भी कैसा, -4, क्यों, क्योंकि नीचे बना, इसलिए -4। तो इतना हम देख लिए, क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए कि भाई 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e होता है।
और इस पर हम क्वेश्चन बना दिए कि भाई और प्रतिबिंब इधर बन रहा है, यानी दर्पण के आगे, इसलिए रियल बनेगा। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकाल लिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, m बराबर माइनस बी बटा यू होता है, m बराबर एक और होता है h डैश बटा h। यहाँ माइनस के मतलब हो गया रियल बना, और यहाँ माइनस h डैश माइनस के मतलब क्या हो गया, उल्टा बना। वस्तु का बना, उसका प्रतिबिंब का बना, वस्तु का उल्टा बना। बस अब इतना ही देखते हैं, बस अब अगले चैप्टर